हेलो स्टूडेंट्स। पढ़ो तो सही यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग को पता है हमारे बोर्ड एग्जाम से शुरू होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये जो हमारा क्लास है ये उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा जो इस साल बोर्ड के परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और ये क्लास आप लोग के लिए कितना उपयोगी होगा ये आप लोग को तब पता चलेगा जब आप लोग परीक्षा हॉल में बैठ के प्रश्न पत्र देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो इशारों इशारों में मैंने काफी कुछ कह दिया है और आप लोग भी इशारों इशारों में समझ जाओ कि ये जो क्लास है आप लोग के लिए कितना उपयोगी है। ठीक है बच्चों, तो और ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है बच्चों, ये स्कोरिंग पार्ट होता है जिसमें अभ्यर्थियों की कोशिश रहती है कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। ठीक है बच्चों, तो इसी कोशिश को पूरा करने के लिए मैं ये क्लास अपलोड कर रहा हूँ। तो बच्चों, ये जो हमारा क्लास है दो पार्ट में अपलोड होगी। एक पार्ट 50 क्वेश्चन का होगा जो आज अपलोड होगा, और सेकेंड पार्ट कल अपलोड होगा जो ये 50 क्वेश्चन का होगा। ठीक है बच्चों, तो आज तो आप लोग पहला पार्ट देख ही रहे हैं और सेकेंड पार्ट देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कल की क्लास का अपडेट आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो मेरा चैनल का नाम सर्च करके भी आप लोग कल की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चंस को हल किया है वो चीज़ भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। ठीक है बच्चों, समझे आप लोग क्वेश्चन? एक पासे को उछालने पर जैसे हम लोग पासे फेंकते हैं तो उस पासे में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होती है बच्चों? अनुकूल परिणाम बट्टा में सभी संभव परिणाम। ठीक है बच्चों, सभी संभव परिणाम में हमारा क्या आता है बच्चों? मान लीजिए हम पासा फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, यानी कि कितना संभव परिणाम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 संभव परिणाम है जो आ सकता है। ठीक है बच्चों, और उसमें से क्वेश्चन में कह रहा है कि वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए। तो इसमें अभाज्य हमारा देख लेते हैं कितना है, 1, 2, 3, यानी 3 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या जो हमारा अनुकूल परिणाम है इसको ऊपर लिख देंगे। कटने के बाद बच्चों ये 1/2 बनेगा, यही हमारा प्रायिकता होगा। 1/2 ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, अगर ये 0 होगी, मान लीजिए प्रायिकता 0 मतलब ये असंभव प्रायिकता है, 0 असंभव है, और 1 जो हमारा ये निश्चित प्रायिकता है। ठीक है, 0 मतलब असंभव, 1 मतलब निश्चित, और प्रायिकता कभी भी होगी तो 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए बीच में है, 0 1 के, बी 2.5 अधिक है, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, इस नंबर की सीरीज जो है इसकी माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, संख्या बनेगा हमारा 6, 8, 9,
15, 16, 18, 21, 22 और नेक्स्ट है 25। तो कितना संख्या है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी एन हमारा 9 है। तो माध्यिका जो बनेगा बच्चों, माध्यिका माध्यिका जो बनेगा 9 + 1/2, यानी पांचवा पद। पांचवा जो पद होगा वो ही माध्यिका होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा पद 16 है। 16 हमारा माध्यिका हुआ। ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। मान लेते हैं पहली संख्या मान लेते हैं x है। पहली संख्या मान लेते हैं x है। तो नेक्स्ट विषम संख्या क्या बनेगा बच्चों? x+2, उसके बाद x+4, उसके बाद x+6। चार संख्या हो गया हमारा, चार विषम संख्या बोल रहा है और उसका माध्य 6 बोल रहा है। तो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं? सभी संख्या का जोड़। तो x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 घटा में टोटल संख्या 4 है हमारा और माध्य कितना दिया हुआ बच्चों? 6 दिया हुआ। अब जोड़ेंगे x 4x है, यानी कि 4x प्लस 6, 4 10 तो 12, 4x प्लस 12/4 बराबर 6। ठीक है बच्चों, यहाँ से आएगा ये 4 इधर जाएगा तो 24। 4x प्लस 12 बराबर 24। यहाँ से क्या बनेगा बच्चों? 4x बराबर 12 इधर आएगा तो माइनस में 12, x बराबर बट्टा में आएगा तब 12/4 बराबर में 3। x हमारा 3 आया। अब इसमें सबसे बड़ा कौन होगा बच्चों? ये अंतिम वाला सबसे बड़ा होगा। तो x हमारा 3 है और प्लस में 6 यानी कि 9 होगा। 9 दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई कभी भी समान होगी, समान होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुलक ज्ञात करने के लिए वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए। ठीक है, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन, आयतन का फॉर्मूला पता है? नहीं पता है, भूल गए आप लोग? तो एक चीज बताते रहे, पूरा फार्मूला आप लोग याद करके जाइएगा। क्योंकि मान लीजिए ये तो ऑब्जेक्टिव आप लोग यहाँ कर लोगे, लेकिन सब्जेक्टिव में भी अगर क्वेश्चन आ गया तो फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला हो गया 1/3 पाई r² h। तो यहाँ हमारा फार्मूला पे सेट कर देते हैं जो डाटा दिया है। 1/3 पाई में ऑप्शन, ये ऑप्शन में हमारा पाई है तो पाई का पाई छोड़ देंगे। r², व्यास 10 है तो r कितना हो जाएगा? त्रिज्या 5। 5 × 5 × h12, ये कटेगा 4, तो ये 25 चौका 100 पाई। ऑप्शन सी टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? ठीक है, मतलब एक बड़ा गोला है उसको पिघला कर हमको छोटा छोटा गोला बनाना है, तो कितना गोला बन सकता है? तो जो बड़ा गोला है बच्चों उसका त्रिज्या मान लेते हैं, बड़ा आर है उसका 8 सेंटीमीटर है और छोटा जो नया गोला बनेगा उसका त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग आयतन का भाग कर देते हैं। जो पहले गोला है उसका आयतन क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई r³। जो नया गोला बनेगा 4/3 पाई r³। ये खत्म, क्या बनेगा बच्चों? 8 × 8 × 8 और नीचे 1 × 1 × 1। ये हो गया 512। 512 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो भी क्वेश्चंस है इसके लिए आप लोग को
फार्मूला याद होना जरूरी है। अगर फार्मूला नहीं याद होता है तो ये 5 नंबर वाले में भी जो हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है तो उसमें भी इस मेंसुरेशन से क्वेश्चन होते हैं। तो जब तक आप लोग को फार्मूला नहीं याद होगा 5 नंबर का जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है वो आप लोग नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर हम आप लोग को एडवाइस देंगे कि आप लोग ये जो भी फॉर्मूले हैं आप लोग याद कर लें। क्या है हमारा एक अर्ध वृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है। मान लेते हैं वृत्त की अर्ध वृत्त की त्रिज्या r है, उसकी परिमिति होगी तो r है उसकी त्रिज्या, उसका मान दिया हुआ है 3r। ठीक है बच्चों, परिमिति अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है बच्चों? पाई r प्लस 2r। क्योंकि हम लोगों ने त्रिज्या बड़ा r माना है, हम लोग फॉर्मूला में भी बड़ा r लिखेंगे। तो पाई r प्लस 2r, पाई का मान हमारा पाई पाई में सारा ऑप्शन है तो छोड़ देंगे। आर हमारा कितना है बच्चों? 3r, 3 छोटा r प्लस 2 × r फिर 3r। यहाँ से बनेगा 3 पाई r प्लस यहाँ से बनेगा 6r। ऑप्शन में है बाबू 3 पाई r प्लस 6r, ऑप्शन नंबर बी। ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा एंगल बी ए सी बराबर 60 डिग्री है, तो ओ बी सी ज्ञात करें। यानी कि ये एंगल बच्चों दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एक बात आप लोग को पढ़े ही होंगे बच्चों कि एक ही वृत्तखंड से अगर एक एक कोण केंद्र पर और उसी वृत्तखंड से एक कोण वृत्त पर बने तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो वृत्त पर बने कोण का 2 गुना होगा। तो ये 60 है तो ये 120 का होगा। ठीक है बच्चों, अब त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में, भुज ओ बी सी में, ठीक है बच्चों, त्रिभुज ओ बी सी में ओ बी और ओ सी बराबर होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये त्रिज्या है। जब ओ बी और ओ सी बराबर होगा तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर होगा। ये 120 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में से ये 120 है तो ये दोनों क्या बच गया बच्चों? 60 डिग्री। अब 60 में दोनों बराबर है यानी आधा आधा, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। है ऑप्शन में 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA एवं PB खींची गई। यदि PA 5 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई। मान लीजिए एक बाहरी एक बिंदु है, इसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए P है, ये A है, ये कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? ये भी 5 सेंटीमीटर होगा बच्चों। बाहरी वृत्त से बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये 5, तो ये भी 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारा, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग को? 8 8 कॉमन दिख रहा है। एक मिनट, 8 कॉमन दिख रहा है तो 8 दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम लोग को पता है 1 होता है। 8 गुना 1 बराबर 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। मैंने अभी अभी आप लोग को बताया था कि जो असंभव घटना की प्रायिकता 0, 0 मतलब वो घटना कभी घटित नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता। अच्छा, हम लोग पासा फेंकते हैं तो संभव प्रायिकता, ये संभव मान क्या होता है बच्चों?
या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। संभव परिणाम 6 है। संभव हमारा 6 हो गया। और 2 नहीं आने की मतलब 2 को छोड़ के कोई भी आ सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऐसा मान है जो आ सकता है, यानी 5/6। ऑप्शन सी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह है। कैसे निकालते हैं बच्चों वर्ग चिन्ह? दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो 150 प्लस 130 बट्टे में 2, 180, 280, 280/2, 140। ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। ठीक है, वो आयतनों का अनुपात है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं पहले बेलन का त्रिज्या R1 बराबर 1 और ऊंचाई H1 बराबर, H1 कितना हो जाएगा 5, और दूसरे का R2 बराबर त्रिज्या 2 और H2 बराबर त्रिज्या इसका 1। ठीक है, तो दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना तथा ऊंचाई का अनुपात इतना, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? पाई R²H। तो पहला जो बेलन है उसका पाई R², यानी कि R1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, पाई R²H 5 बनेगा बट्टा में। दूसरे बेलन का पाई R², यानी 2 का होल स्क्वायर गुना H, मतलब बट्टा में 3। ये खत्म। ऊपर क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 यानी 5, और बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 दिया 12, यानी 5:12 बनेगा। है बच्चों ऑप्शन सी टिक करेंगे, आगे। यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। ठीक है, तो घन का किनारा यानी घन का भुजा और घन का विकर्ण का अनुपात पूछ रहा है यहाँ पे। तो मान लेते हैं भुजा हमारा ए है, तो आयतन क्या होता है बच्चों? घन का ए क्यूब, ए क्यूब बराबर 125 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से ए निकल के आ जाएगा 5। भुजा क्या हो गया हमारा बच्चों? 5 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए भुजा हमारा ए है, तो विकर्ण क्या होता है बच्चों? √3 है। ठीक है, तो यहाँ से विकर्ण क्या आ जाएगा? √3 × 5 बराबर √3, 5√3। ठीक है, तो अब दोनों का अनुपात चाहिए, भुजा और विकर्ण का अनुपात। तो भुजा हमारा 5 और विकर्ण हमारा 5√3, 5 5 कट जाएगा, तो यहाँ से 1:√3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा बाबू, क्या होता है? थीटा है बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह यहाँ पी दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा पी बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। कौन ऑप्शन है बच्चों? ए बी सी 360 कोई नहीं है। ऑप्शन डी देखे तो यहाँ 2 है, 2 पाई आर² 720 है। अगर ये कटेगा तो 360 है। यहाँ से क्या बन जाएगा? पी बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये सेम यही बन जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए और ऐसा ऑप्शन दिया है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो मान लेते हैं जो बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्या है r, तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। ये बराबर होगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, पाई इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या बनेगा, पाई पाई कॉमन लेंगे अगर हम, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 9 + 16, पाई पाई यहाँ से खत्म, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चों, 25, यहाँ से आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ये करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं, मतलब दो वृत्त है। मान लीजिए दो वृत्त है, दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, तो ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों सर्गवांसम होंगे। मान लीजिए एक छोटा एक बड़ा है तो सर्गवांसम हो सकता है, नहीं हो सकता है। सर्गवांसम के लिए आकार भी सेम होना चाहिए, आकार का जो माप है 20 समरूप, एक जैसा दिख रहे हैं दोनों, दिख रहे हैं, तो समरूप हो सकता है। सर्गवांसम जब सर्गवांसम होगा ही नहीं तो ऑप्शन सी गलत हो गया, और इनमें से नहीं, ऑप्शन बी हमारा सही है कि भिन्न त्रिज्या का वृत्त हमेशा क्या होगा, वो समरूप होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखते हैं इसको। मान लीजिए एक खंबा है, इसका छाया जो है, इस खंबे का जो छाया पड़ रहा है वो 2√3 मीटर का है, और ये जो खंबा है वो 6 मीटर का है। तो ये कोण हमें निकालना है, सूर्य का जो उन्नयन कोण, हमें ये कोण निकालना है। तो मान लो बच्चों ये, हम मान लेते हैं कि ये tan थीटा है। ठीक है बच्चों, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, मतलब सामने का p 6 और b हो गया हमारा 2√3, बराबर, ये 3 बार में कटेगा, यहाँ से 3/√3, और ये बन जाएगा √3, ये कटेगा तो √3 यानी √3, tan थीटा बराबर √3। तो √3 किसका मान होता है बच्चों, 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी 60 डिग्री होगा, ऑप्शन है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 21 क्या हमारा, tan π/2, यानी कि पाई 2, यानी कि बच्चों 180 डिग्री बटे में 2 बराबर 90 डिग्री। पाई का मान 180 बटा में 2 यानी कि 90 डिग्री, यानी हमसे tan 90 डिग्री का मान पूछ रहा है, और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, इन्फिनाइट। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन संख्या डी। अच्छा, अगर ये वैल्यू आप लोग को नहीं याद होगा तो मैं आप लोग को लिए चार्ट दे दे रहा हूँ। ये चार्ट है, ठीक है। आप लोग इसको अगर नहीं याद होगा तो आप लोग इसको पक्का याद करके एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, क्योंकि जो हमारा लघुत्तरीय क्वेश्चन होता है उसमें भी डायरेक्ट ये मान से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर आप लोग को मान नहीं याद होगा तो ना लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन पाएगा और ना दीर्घ उत्तरीय बन पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ट्रिगोमेट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, अच्छा खासा वेटेज होता है आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो चार्ट है आप लोग
पक्का याद करके जाइएगा, ठीक है। अगर ये चार्ट नहीं याद रहता तो ये क्वेश्चन भी आप लोग से अभी नहीं बनता, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, देखिए यहाँ tan 90 हमारा tan 90 tan 90 का मान क्या है, नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंदे हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता क्या है। यानी कि वो थैले में जो गेंदे हैं अगर हम निकालते हैं तो ना लाल और ना सफेद, यानी हरा बॉल निकलना चाहिए, ठीक है। ना लाल निकले ना सफेद निकले, हरा निकले, ठीक है बच्चों। तो इसमें कुल गेंदे कितने हैं बच्चों, कुल गेंदे हमारा 7 प्लस 8 प्लस 5, कितने हैं बच्चों, कुल गेंदे 20 है। और हमें क्या चाहिए, हरा गेंद चाहिए। तो हरा गेंद कितना है, 8 है। तो यहाँ से हमारा प्रायिकता P बराबर कुल संभावना 20 और अनुकूल संभावना 8, यहाँ से 4 से कटेगा 2/5, ठीक है बच्चों, 2/5, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अब हम लोग। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा। बहुलक का फॉर्मूला आप लोग को याद है बच्चों, देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है हमारा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमारा माध्यिका 33 दिया हुआ है, यानी कि 3 गुना 33 माइनस 2 गुना माध्य हमारा कितना दिया हुआ है, 27, ठीक है बच्चों, बराबर बहुलक। तो यहाँ से अगर हम बहुलक बराबर करें तो 33 गुना 3 कितना होगा बच्चों, 99, माइनस हो जाएगा 54। तो यहाँ से हमारा बहुलक क्या निकल के आता है, 45, ठीक है बच्चों, ऑप्शन संख्या सी। एक बार फिर हम आप लोगों को कह दे रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो संचयी बारंबारता CF का उपयोग माध्यिका ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। संचयी बारंबारता सारणी माध्यिका निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, यदि x प्लस 2 2x प्लस 3 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है तो x का मान होगा। माध्य क्या होता है बच्चों, सारे संख्या को जोड़ के जितना संख्या उतना से हम लोग भाग कर देते हैं। तो आइए करते हैं। पहला हमारा x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3 2x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 2, इसको भाग कर देंगे, कितना संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, बराबर में माध्य हमारा 18 दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x 2x 3x 4x 7x 12x प्लस 3 2 3 5 5 10 2 12 12/4 बराबर 18, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 12x प्लस 12 बराबर होगा, ये 4 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में 18 गुना 4 72 हो जाएगा,
यहाँ से 12x बराबर 72 माइनस 12 हो जाएगा बच्चों। ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, यहाँ से x बराबर ये हो जाएगा 60 बनेगा, हम बट्टा में 12 यानी कि 5। x हमारा 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये आयतनों का अनुपात दे दिया है। मान लीजिए वॉल्यूम 1 9x है और वॉल्यूम 2 16x है। ठीक है बच्चों, एक का वॉल्यूम 9x, दूसरे का वॉल्यूम 16x। ठीक है बच्चों, तो आयतनों का अनुपात निकाल के देखते हैं। आयतनों का अनुपात, पहले बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई पाई। मान लीजिए इसका हम लोग त्रिज्या बड़ा मान लेते हैं, पाई r² एच, बट्टा में पाई इसका त्रिज्या r इंटू एच। एच एच दोनों यहाँ दिया हुआ है समान ऊंचाई वाले, बराबर इनका आयतन कितना है बच्चों, 9x बटे 16x। ठीक है, x x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एच एच खत्म, यहाँ से पाई पाई खत्म, यानी कि r² बटे r²। इसको लिख सकते हैं हम लोग r बटे r का होल स्क्वायर बटे बराबर 9/16। तो यहाँ से निकल के आएगा r बट्टा r बराबर, ये रूट चढ़ेगा इस पे 9/16, यानी 3/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा त्रिज्या का अनुपात क्या आ गया बच्चों, 3:4। ठीक है, अब उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला पे सेट कर देते हैं। 2π, इसका हमारा कितना आया है, 3 और h तो समान है। उसके बाद हमारा नीचे वाले का दूसरे बेलन का 2π, इसका आया 4 गुना h समान है। ये खत्म खत्म खत्म, ये हो गया 3:4। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम आयतन को भाग किए, क्यों, ताकि हमें त्रिज्या का अनुपात मिल सके। त्रिज्या हमें नहीं पता था, त्रिज्या का अनुपात मिल गया। फिर इसको हम लोग यहाँ इसका जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला था उसको हम लोग पुट करके भाग करके इसका हम लोग अनुपात निकाल लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, 3 गुनी गोले का, सबसे पहले गोले का आयतन कितना होता है बच्चों, गोले का आयतन 4/3πr³। ठीक है, मान लेते हैं त्रिज्या हमारा r है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 गुनी कर दी जाती है, तो मान लीजिए त्रिज्या हम कर दिए 3 गुनी, तो इसका आयतन भी लिख लेते हैं 4/3π, और 3 गुना हो गया मतलब 3r हो गया, और 3r का क्यूब। अब यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, 4/3πr³, और यहाँ से 4/3π, यहाँ से क्या बनेगा 27r³। ये सब कट जाएगा, इधर बच गया 1 और इधर बच गया 27, यानी कि पहले 1 था अब हो गया 27, यानी कि 27 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 27 गुना ऑप्शन डी टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं हम लोग, यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप πr+2r। ठीक है, और ये हमें परिमाप दिया हुआ ये 36 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं, r
तो पाई प्लस 2 बराबर 36। यहाँ से पाई का मान रखेंगे 22/7 प्लस 2 बराबर 36। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आर ये हो जाएगा 14, 22 और 14 कितना होगा 36/7 बराबर 36। ये 36 36 कैंसिल, आर बराबर 7। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पीछे हम लोग को ये क्वेश्चन अर्धवृत्त का मिला भी था, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था। तो बार बार हम आप लोग से बोल रहे हैं कि मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग का तो ऑब्जेक्टिव का काम हो जाएगा, लेकिन जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है तो उसके लिए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोग डेफिनेटली उसको याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास होगा। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और ये बराबर बोल रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कुछ कट रहा है, पाई पाई खत्म, और यहाँ से आर और एक आर खत्म, यहाँ से बच जाएगा इधर का आर बच रहा है और इधर का 2 बच रहा है। नेक्स्ट है हमारा बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो दो वृत्त क्या कर रहा है, बाहरी रूप से स्पर्श कर रहा है, तो इनके उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा होगी, देखिए एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, एक, दूसरा, दो, और एक इन दोनों के बीच का है। ठीक है बच्चों, एक इन दोनों के बीच का है, तो 3, 1 2 और ये 3, टोटल 3 बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बाबू, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 है तो 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा मीनार है। ठीक है, ये हमारा ये भी हमारा मीनार है। ठीक है, और बीसी उसकी छाया है। तो क्या कह रहा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 है तो 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से जो हमारा छाया बन रहा है वो 30 मीटर का है। ठीक है बच्चों, और उन्नयन कोण 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि ये 10, इसको 60 मानते हैं, तो 10 60 क्या होता है बच्चों हमारा p/b। तो p हमें नहीं पता है, p हमें निकालना है, और b हमें पता है 30, और tan 60 का मान √3 बराबर p/30। तो p यहाँ से क्या निकल के आ गया 30√3। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दीवार की लंबाई एवं उसकी
छाया की लंबाई का अनुपात दिया है, यानी कि ये 1 है तो ये √3 है। ठीक है बच्चों, अगर हम उन्नयन कोण की बात करें थीटा की, तो मान लीजिए कि ये tan थीटा है। tan थीटा क्या होता है? P/B। तो P हमारा क्या है बच्चों? 1 और B हमारा √3। अब tan थीटा बराबर 1/3। 1/3 कब मान होगा? 1/3 tan का कितना पे मान होता है? तो 30 डिग्री पे। tan 30 डिग्री पे हमारा 1/√3 मान होता है। ठीक है, तो tan 30 यानी 30 डिग्री आंसर हुआ हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ है हमारा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री बराबर होगा। ये करके देखते, बस मान हम लोग को पुट करना है। 2 × tan 30, tan 30 का मान 1/√3 बटे में 1 + tan² 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बनेगा 2/√3 और यहाँ से बनेगा 1 + 1/3। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3। यहाँ देखते हैं 2/√3 गुना, यहाँ क्या बनेगा? 3 × 1 = 3 और 4/3 बनेगा। ठीक है बच्चों, 4/3 बनेगा। और 3 अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 3/4। तो ये 2 से 2 खत्म, 4 2 बार में और √3 घर में। तो यहाँ से हमारा आ रहा है √3/2। और √3/2 हम लोग देखेंगे इसमें से किसका मान है। ठीक है, चारों में से किसका मान है। ठीक है बच्चों, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, अगर यहाँ तक हम पहुँच भी जाते हैं √3/2 तक, अगर हम इन चारों का मान हमको नहीं याद होता है तो फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है चार्ट याद करना। ठीक है बच्चों, तो साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा बच्चों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है? तो बच्चों ये चीज आप लोग देख लीजिए कि अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या या तो जोड़े या घटाए या गुना करे या भाग करे, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बनता है ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। संख्या 2.13 113 113 और 111 डॉट 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 है, ये हमारा अनंत तक जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या है? पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, एक तो एक चीज बता दे बच्चों आपको कि दशमलव में अगर कोई संख्या शांत है तो वो क्या होगा? परिमेय होगा। शांत है तो 100% परिमेय होगा। अगर अशांत है तो दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो परिमेय होगा, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है बच्चों, परिमेय कब होगा? जब संख्या रिपीट होगा, एक ही संख्या बार बार आएगा, और रिपीट नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। तो यहाँ हम बच्चों देख रहे हैं कि संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, पहले 1 3 है, फिर 1 1 3 है, फिर 1 1 1 3 है, तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अपरिमेय हो गया। ठीक है बच्चों, अगर यही रहता 2.13 1 3 1 3 1 3 तो ये हमारा परिमेय बन जाता। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
यदि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और क्यू एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा। देखिए कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से हम 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को भाग देंगे तो जो भागफल का घात होगा वो क्या होगा। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे बच्चों, px का जो अधिकतम पावर है क्या है 3 में से माइनस कर देंगे भाजक का जो अधिकतम पावर है 2, यानी कि पावर 1 बनेगा। ठीक है बच्चों, वैसे भी आप लोग अगर ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे 3x³ बनेगा, तो 3x से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, घात 1 बन रहा है, या अधिकतम घात 3 में से जी भाजक का घात 2 घटा दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा 36 का ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, बहुपद होने के लिए आप लोग को क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो बहुपद होने के लिए पहला पॉइंट है, जो घात होगा बच्चों वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि घात ना नेगेटिव होना चाहिए ना रूट के अंदर होना चाहिए, उसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी चर का जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं 2/3x, इसमें पूर्ण संख्या है, सही है। इसमें एक्स स्क्वायर 2 पूर्ण संख्या है, इसमें एक ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी है, ये बट्टा में है, x बट्टा में है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखिए 2x का पावर -1 रहे, ये भी गलत है। अगर हमारा x बट्टा में रहे, ये भी गलत है। x रूट में रहे तो ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि घात हम देख लेंगे कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो रूट में है तो घात हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में है तो घात हमारा -1 हो जाएगा, और ऊपर अगर निगेटिव दिया है तो वो तो आपको साफ साफ दिखेगा ही। तो पहचानने का सबसे बेहतर यही तरीका हम लोग घात देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं शून्यक हमारा दिया है अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 6। देखिए शून्यक दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब जो मान है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा बच्चों, 6 और 2 8, 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 गुना 2 12, बन गया हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। कौन ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 2x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम आपको एक चार्ट दे रहे हैं, 1 मिनट आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ पर 2 समीकरण हैं, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, और सेकंड है 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें a1 कितना है हमारे बच्चों, a1 हमारा 2 है, a1 बराबर 2।
B1 कितना है, ये हमारा B वाला पार्ट है, B1 कितना है -1 है, और C कितना है बच्चों -3 है। यहाँ से हमारा A2 कितना है 12, B2 कितना है 7 और C2 कितना है -5। तो यहाँ क्या है चार्ट में कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ऐसा रहेगा तो रेखा जो है वो प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है बच्चों, प्रतिच्छेद करेगी और उसका जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। ठीक है बच्चों, अद्वितीय हल होगा और उसे अविरोधी समीकरण भी कहते हैं। ये चीज़ चार्ट जो हम यहाँ पर दिए हैं आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस चार्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा दोनों लघुत्तरीय में। ठीक है बच्चों, देखिए अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो अनेक हल होगा इसका। अनेक हल मतलब जो ग्राफ बनेगा दोनों लाइन एक दूसरे पे इंक्लाइंड होगा। ठीक है, एक दूसरे पे इंक्लाइंड होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग संगत बोलते हैं और आश्रित भी बोलते हैं। जिसका हल होगा वो संगत होगा, यानी ये भी संगत है ये भी संगत है। जिसका हल नहीं निकलेगा वो असंगत है, तो ये हो गया हमारा असंगत। ठीक है बच्चों, अब यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो समांतर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार के होंगे, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे या संपाती होंगे या समांतर होंगे। तो करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा A1 2, A2 क्या है बच्चों 12 बराबर -1/7 बराबर -3/-5। यहाँ पे कोई बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इसमें आएगा। ठीक है, यानी कि जो रेखा है वो प्रतिच्छेद करेगी, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही हो जाता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पे हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है बच्चों, हम ये चार्ट इसलिए दिए हैं क्योंकि इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे और लघु उत्तरीय में भी आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग का यहाँ से हो जा रहा है, लेकिन लघु उत्तरीय के लिए आप लोग को ये चार्ट याद करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल ना हो तो क्या होगा। ये चार ऑप्शन में k 0 के बराबर होगा, k 0 के बराबर नहीं होगा, k नॉट इक्वल टू 10 और k इक्वल टू -10। ठीक है, वही चार्ट हम फिर आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों, तो कह रहा कि कोई हल ना हो, कोई हल नहीं होगा, किसमें होगा कोई हल नहीं होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है कोई हल नहीं। तो इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए बच्चों, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यहाँ से पहला समीकरण हमारा 3x - y और 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा B1 हो गया -1 और C1 हो गया -5। और सेकेंड इक्वेशन हमारा बच्चों 6x - 2y और k इधर प्लस में इधर आएगा तो -1 -k बराबर 0। यहाँ से B2 हमारा हो गया -2 और C2 हो गया हमारा -k। ठीक है बच्चों, -k। तो अब इस पे पुट करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा B1 क्या है -1 भट्टा में
B2 क्या है, माइनस का 2, ये नॉट इक्वल टू C1 क्या है हमारा, -5 बट्टा में माइनस का k। ठीक है बच्चों, ये माइनस माइनस सब में ख़त्म हो जा रहा है, ऊपर नीचे माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये k इधर जाएगा तो k नॉट इक्वल टू 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में 5 गुना 2, यानी k नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए। ऑप्शन में है ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, टिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 41, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे। ठीक है बच्चों, तो मूल कब समान होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी d 0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, जब हमारा d 0 के बराबर होता है। अब d क्या होता है बच्चों, b² - 4ac। अगर ये हम वैल्यू पुट करते हैं और d हमारा 0 आ जाता है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा मूल हमारा समान आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको पुट करके देखते हैं। d हमारा बोल रहा है कि मूल समान होना चाहिए, यानी कि d हमारा 0 है, b² यानी कि b कितना है बच्चों, 3k है, 3k जो वो b है, तो 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना बच्चों 9 गुना c कितना बच्चों 4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0 बराबर 9k² माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों 36 गुना 144। बच्चों यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 9k² बराबर में 144। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से k हमें क्या मिलेगा 144 और ये 9 भाग में आएगा और स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से k बराबर 144 बाहर आएगा तो 12 और 9 बाहर आएगा तो 3। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस में, रूट से बाहर आएगा तो प्लस और माइनस में, यानी कि प्लस माइनस ये कट जाएगा तो 4 आंसर आएगा। +-4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। दूसरा मूल कैसे निकालेंगे बच्चों, एक चीज़ हमें पता है कि मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। ठीक है बच्चों, मूलों का मान लीजिए अल्फा और बीटा, इसका गुणनफल जो होता है वो क्या होता है c/a। यहाँ से c क्या है हमारा बच्चों, इसमें 3 है और a क्या है 3। यहाँ से मूलों का गुणनफल जो हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसमें से अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, इसमें से हमें एक मूल बच्चों दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि बीटा दिया हुआ है 1/3 बराबर 1, तो अल्फा यहाँ से क्या बच्चों आ जाएगा, ये 3 इधर गुना में जाएगा तो 3, यानी अल्फा का मान 3 है। ऑप्शन नंबर टी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² + x + 1 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए, एक क्या बोल रहा है 1/अल्फा + 1/बीटा, ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ आएगा बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा, यानी हमें किसका मान चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। और हम लोग जानते हैं बहुपद में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बच्चों -b/a। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा -b क्या है माइनस और b हमारा क्या है 1 बटे में a क्या हमारा
1, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 और अल्फा इंटू बीटा C/A होता है बच्चों। ठीक है, तो C हमारा 1 है और A भी 1 है, ये क्या बन गया 1। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 और अल्फा इंटू बीटा 1, क्या बन गया बच्चों -1। ये हमारा ऑप्शन बी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है, 2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या है। देखिए बच्चों, बोल रहा है कि n जो है वो 8n-2 है, तो a 7 पूछ रहा है, मतलब 7वां पद। तो 8 गुना यहाँ n के जगह 7 किए तो यहाँ भी n की जगह 7 -2, ये हो गया 56 - 2 बराबर 54। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 0.49 के ऊपर एक रिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, कैसे लिखेंगे 0.49 के ऊपर एक रिंग। इसको क्या करते हैं बच्चों, देखिए जितना के ऊपर एक रिंग है सबको लिख देंगे 49 है, और बट्टा में जितना के ऊपर एक रिंग है उतना 9 आएगा, तो 9 और 9, 2 के ऊपर एक रिंग है तो 99, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, और आप लोग x मान के बनाते हैं, जो वो अगर हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग बनाएंगे कि x बराबर इतना। ठीक है, अगर हमें MCQ में मिलेगा तो हम लोग शॉर्टकट में ही करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तो दोनों के ऊपर एक रिंग था, मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ गया कि 0.49 और सिर्फ 9 के ऊपर एक रिंग हुआ, तो क्या करेंगे, पहले दोनों अंक लिख लेंगे 49, इसमें से माइनस किसको करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है, मतलब 4 पे रेकरिंग नहीं है, और बट्टा में जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9, जिसके पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों 45 बट्टा में 90, यानी यहाँ से 1/2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, दो संख्याओं का मशा 27 एवं लसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए संख्याओं का गुणनफल आप लोगों को पता है, पढ़े भी होंगे आप लोग, कि अगर 2 संख्या है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं गुणनफल बराबर होगा इन्हीं 2 संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में उनमें से एक संख्या दिया है, तो एक संख्या मान लेते हैं दिया है, दूसरा हमें नहीं पता है, दूसरा मान लेते हैं x है, ये बराबर होगा LCM और HCF के। तो LCM HCF भी दिया है 27 गुना 162, और x यहाँ से आसानी से निकल जाएगा बच्चों 27 गुना 162/54, ये गया 2 बार में और ये 81, तो x बराबर यहाँ से 81, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, और ये नेक्स्ट करते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 6q, 6q + 2, 6q + 1 और 6q + 4। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, तो पूर्णांक q यानी कह रहा है कि जो q है वो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है बच्चों, तो और बाकी सारे यहाँ पे क्या है, q के साथ 6 लगा हुआ है। 6 क्या है बच्चों, ये है सम संख्या, सम संख्या है, और इसको गुना कर रहा है q से। अब q क्या है, हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, या तो 1 हो या 2 कह लो या 3 कह लो या 4 कह लो। सारे केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो देख रहे हो बच्चों, ये सम संख्या आ रहा है। q कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, रिजल्ट हमारा
सम संख्या ही बन रहा है, यानी कि जो 6 है सब में ये सम संख्या है। इसको विषम बनाने के लिए सम में हमको क्या ऐड करना पड़ता है बच्चों, विषम संख्या, तब ये विषम बनेगा। तो इसमें विषम संख्या कौन है, 2 सम है, ये भी सम है, यानी कि 6³ + 1 विषम है, तो ये हमेशा विषम होगा, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, बहुपद y² - 3y + 1 इंटू वाई का पावर 5 माइनस 4y³ + y² + 3y का घात क्या होगा। घात हमें देखना है कि घात क्या बनेगा, तो यहाँ गुना का साइन है, इसका मतलब सब पहले गुना होगा, उसके बाद हमें घात पता चलेगा कि सबसे बड़ा घात कौन है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं बच्चों। इसमें सबसे, चूंकि ये सारा एक दूसरे से गुना होगा, ये सबसे गुना होगा, ये भी सबसे गुना होगा और ये भी सबसे गुना होगा, तो चूंकि इसमें सबसे बड़ा घात हमारा 2 है और इसमें सबसे बड़ा y का पावर 5 है, ये दोनों आपस में गुना होगा ही, तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, y का पावर 7। जब आधार सेम रहता है तो ऊपर का घात ऐड हो जाता है, तो ये हो गया y बटा, तो ये हो गया y का पावर 7। ठीक है बच्चों, यही सबसे बड़ा घात इसमें बनेगा, तो बी हमारा ऑप्शन है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा, यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्य अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ यहाँ आप लोग देख लीजिए कि अगर त्रिघात में शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो अगर हम तीनों का योग देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है बच्चों, -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। सेकेंड होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, ये होता है c/a। और थर्ड है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर होता है -d/a के। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़, तीनों चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि त्रिघात बहुपद में तीनों अगर शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सेकेंड वाला है, सेकेंड में हमारा क्या होगा, c/a। तो इसमें से देख लेंगे c हमारा कौन पार्ट है, ये a, ये b और ये c हमारा -3 है और a हमारा क्या है बच्चों, 6 है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, -1/2, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 7 एवं gx का घात 3, तो px/gx का घात क्या होगा। ठीक है बच्चों, अगर बहुपद का भाग देखें तो बाबू ये px है हमारा और ये gx है। ठीक है, तो कह रहा है कि px को gx से भाग देंगे तो घात क्या बनेगा, तो px का घात बच्चों है, मान लेते हैं ये x है, तो x का घात ये 7 है और gx का घात क्या है, 3 है, तो यहाँ से क्या बनेगा, x का घात 7 माइनस 3 बराबर x का घात 4। ठीक है, अगर भाग में रहता है, जैसे मान लीजिए ऐसे रहेगा, ऐसे है या ऐसे है, तो भाग में है, अगर आधार सेम है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है बच्चों, अगर ये गुना में रहता है तो पावर ऐड होता है, तो हमारा 7 - 3 भाग में है तो पावर घटेगा और ये बन गया 4, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आज का हमारा क्लास जो कि 50 क्वेश्चन का पार्ट 1 था, यही समाप्त होता है।
इस सीरीज में एक और पार्ट आएगा जो कि 50 क्वेश्चन का होगा, जिसको कल इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोग को सब्जेक्टिव पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना आप लोग ऑब्जेक्टिव पे दे रहे हैं। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको साथ लेकर चले और परीक्षा में अच्छा रिजल्ट पाए। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। और बच्चों, ये जो हमारा चैनल है पढ़ो तो सही, ये आप लोगों के लिए समर्पित है। तो अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल पढ़ो तो सही को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।